आज चर्चाओं की मंडी लगी, खबरों की आंच से कहीं ठंडी नहीं लगी। इन चर्चा में क्या रहा खास, रही अगले आधे घंटे हमारे पास, निचोड़ेंगे सुर्खियों का रस, क्योंकि यह है समाचार प्लस। मेरे सहयोगी राहुल और दीपक के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूं सुर्खियों से आगे लेकर। दिन भर की जो बड़ी खबरें रहीं उनके पीछे क्या हो सकता है, क्या मजबूरियां हैं, क्या रणनीति है, किसका वो पार्ट है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज का जो हॉटेस्ट टॉपिक रहा है वो रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया दोनों का हर्षाधिपति से मिलने पहुंचना। ये क्यों खास रहा, बताइए। देखिए, खास इसलिए क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 25 तारीख को हैं और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था वो कभी कांग्रेस के ही हाथ के नीचे बैठा करते थे और तब कांग्रेस उनका बचाव करती थी। तब कांग्रेस उनका बचाव करती थी। हालांकि वो गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस राज के अंदर, लेकिन गिरिराज मलिंगा अब उन्होंने चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कांग्रेस पर कई आरोप लगा दिए हैं, झूठे तरीके से फंसाने तक के आरोप भी उन्होंने लगाए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में बीजेपी मुख्यालय के अंदर। तो ऐसे में अब कांग्रेस उस मुद्दे को भुनाना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा। लगातार प्रधानमंत्री महिला अत्याचार, दलित अत्याचार का आरोप राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर लगाते आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस बैठे बैठे इस मुद्दे को खोना नहीं चाहती थी, चूंकि अब गिरिराज मलिंगा उनकी पार्टी में नहीं है, हाथ का साथ छोड़ चुके हैं, कमल का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो ऐसे में गिरिराज मलिंगा के बहाने उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और आरोप ये लगाए गए हैं इसके अंदर कि जिस व्यक्ति को हमने इस प्रकरण के बाद में टिकट नहीं दिया, उस व्यक्ति को टिकट कांग्रेस बीजेपी दे चुकी है, जो कि राजनीति में, सियासत के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसको साधने की कोशिश है और यही वजह है कि गिरिराज मलिंगा के बहाने, उन पर निशाना साधने के बहाने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान आते हैं और राजस्थान में दौरा उन्हें करना होता है भरतपुर जिले के अंदर, लेकिन वो खास तौर पर जयपुर आते हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल जाते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत उन्हें लेकर जाते हैं और बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना यहाँ पर साधा जाता है। आनन फानन में ये रणनीति बनाई गई। मुझे ही लगता है कि आनंद फानन में बनी है रणनीति। मैं एक चीज़ राहुल मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे कई छात्र होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, पर कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं, फिर जब एकदम सर पे आ जाती है और मजबूरी बन जाती है तब वो पढ़ने बैठते हैं। इस घटना को मैं इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति उन छात्रों के लिए रहती है या नहीं, पर इनके लिए है क्या, क्योंकि वो पीड़ित आज भी पीड़ित हैं, महीनों से इलाज करवा रहा है और आप इतने लंबे समय के बाद, महीनों के बाद उसके पास पहुंचते हैं किसी माइलेज की उम्मीद को लेकर। वो माइलेज मिल भी पाएगा? एक तीसरे तरह के छात्र और होते हैं स्वप्निल, जो पेपर लीक होने का इंतजार करते हैं, है ना। यहाँ पेपर लीक होने का इंतजार किया गया, समझ रहे हैं आप। अगर इसको छायावाद में देखना ही चाहते हैं तो मेरा ये नजरिया है, गिरिराज मलिंगा बीजेपी के लिए दूध से धुल गए और कांग्रेस के लिए दुश्मन हो गए। मौके राजनीति में छोड़े नहीं जाते और कांग्रेस खासतौर पर इस मामले को, या यूं कहें कि इस प्रॉपर नाउन को, गिरिराज मलिंगा को छोड़ना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि जिस इलाके से गिरिराज मलिंगा आते हैं उस इलाके में ये टिकट फाइनल होने से पहले बीजेपी की हालत बहुत बुरी थी, स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी। लेकिन गिरिराज मलिंगा के आने के बाद में धौलपुर की 4 में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी एक बेहतर पोजीशन में आ गई है और ये माना जा रहा है कि एक टफ फाइट और एक अच्छी फाइट बीजेपी देने वाली है। इसीलिए कांग्रेस वहां पहुंची आज। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर किसी को दुख होता है उसके परेशान होने से, या उसको जो क्षति पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति करने की किसी के मन में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती, या इतना ही मन खट्टा हुआ होता या दुखा होता, तो ये सब काम पे बहुत पहले किए जा सकते थे। उसके लिए इस मौके का इंतज़ार क्यों किया जाना था कि साहब जब हम पूर्वी राजस्थान में जाकर के भाषण देना है उससे ठीक पहले हम जाएं और उससे मुलाकात करके आएँ। ये सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। 25 तारीख के बाद में बड़ी बात यह है कि कौन कौन उनसे मिलने पहुंचता है, उनकी कुशल क्षेम जानता है, ये बड़ी बात होगी, ये इंसानियत तय करेगी। अभी तो फिलहाल जो हो रहा है वो सब राजनीति के इर्द है या गिर्द है। राजनीति में मिनिमम एक तीर से 2 निशाने तो चाहिए। एक निशाना तो वो है जो हम लोग और आप लोग आसानी से समझ रहे हैं और हम सीट की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चूंकि बीजेपी के जो जितने भी तगड़े चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं वो कांग्रेस पर, दलितों और वंचितों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं और उसकी भी काट के तौर पे कि नहीं हम दलितों से इतना दूर नहीं है दिखाने की कोशिश की गई हो, लगता है आपको कि ये इसका पार्ट हो सकता है? दूसरा निशाना क्या हो सकता है? देखिए, ये एक ऐसी राजनीति का सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजस्थान में बात नहीं हुई। आप बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों को ले लीजिए, वो अलग अलग वोट बैंक्स की बात करते हैं, लेकिन दलित वोट बैंक किस हद तक
क्षमतावान है सीटों को और कहना चाहिए पूरे चुनाव को बदल देने में। और जैसे ही दलित शब्द किसी भी मुद्दे के साथ जुड़ता है, वो किसी स्थान विशेष का नहीं रहता, वो पूरे राजस्थान का हो जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही वो पूरे राजस्थान को कैटर करने वाला सब्जेक्ट बन गया, वो चाहते हैं उसे जितना भुनाया जाए उतना भुना करके फायदा ले लिया जाए। आज कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और बीजेपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, गिरिराज मलिंगा उनके पास है। जब घटना होती है तब मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, घटना के इतने समय के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते हैं। और अगर हम उस पीरियड को याद करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मार्च 2022 की शायद वो घटनाक्रम रहा था, उस पीरियड को हम याद करें तो राजेंद्र राठौड़ से लेकर तमाम विपक्ष के चेहरा वहां पर जाते हैं और इंजीनियर के साथ, हर्षाधिपति के साथ फोटो खिंचवाया जाता है, वार पलटवार होता है। ये इसको दलित कार्ड की कार्ड के तौर पर कैसे कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है, अगर करना चाहेगी तो? नहीं कर सकती। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट लेंगे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन तस्वीरें जितनी नई होती हैं वो उतनी ज़्यादा यादगार बनती हैं। आज वही यादगार बनाने की कोशिश की गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां आज एसएमएस अस्पताल में खड़गे को जाना था, मुख्यमंत्री को जाना था, उससे पहले जो बेतरतीब खड़ी हुई गाड़ियां थी उन सबको एक बार में गाड़ियों से पकड़ पकड़ के टो करके बाहर हटाया गया और उसके बाद एक रास्ता बनाया गया ताकि वो आसानी से अस्पताल के अंदर दाखिल हो सके। वो प्रोटोकॉल्स का विषय था। लेकिन वो जो रास्ता बनाया गया, वो रास्ता दरअसल एसएमएस अस्पताल से होते हुए राजनीति की तरफ जाता है। और वही वो राजनीति है पूर्वी राजस्थान की जो मजबूर कर रही थी कि इस मुद्दे को उठाया जाए। और कहीं ना कहीं ये भी बताता है, कहना गलत नहीं होगा, कि नर्वसनेस है कि ये बड़ा मुद्दा या ये बड़ा वोट बैंक या ये बड़ा क्षेत्र हाथ से निकल नहीं जाए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे और इसीलिए आनंद फानंद में सारी जगह बनाई गई। लेकिन एक खास बात मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, उदयपुर कांड इतना ज़्यादा चर्चाओं में इन चुनावों में लाया गया है कि जो पीड़ित परिवार है उसके बीच में जब हमारी टीम पहुंची और उनसे जब बातचीत की तो उनका कहना था कि 1 साल तक तो हमें किसी ने देखा नहीं। आज भी तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर दीपक मौजूद थे। आपने भी एक पर्सन को एसएमएस हॉस्पिटल में अपॉइंट करके रखा था जो इसको कवर करेंगे। किसी मीडिया हाउस का ध्यान इस ओर नहीं गया कि जो पीड़ित है उसका परिवार भी तो वहां पर मौजूद है। लेकिन हमारे ही एक सहयोगी उनके परिवार तक भी पहुंचे और उनसे बात करके भी आए और वो खुद पजल्ड नजर आए कि आखिर ये हुआ क्या रहा है। देखिए, स्थिति तो वही थी ना, जो लगातार अभी राहुल भी सवाल उठा रहे थे कि राजनीति के इर्द गिर्द ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और यही वजह है कि इतने वक्त से, नया मामला तो था नहीं है, बहुत पुराना मामला है। गिरिराज मलिंगा की गिरफ्तारी भी इसके बाद में हो चुकी थी, वो जेल में भी रह चुके हैं। बावजूद इसके एक लंबे वक्त तक हर्षाधिपति यदि कॉटेज में भर्ती थे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, तो कौन सा राजनेता उनसे मिलने गया था? आज तक कोई नहीं गया। परिवार भी अकेला था, वो भी अकेले थे, जयपुर डिस्कॉम में तैनात हैं। लेकिन बावजूद इसके अब गए हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, 4-5 दिन बाद में वोटिंग होनी है, 7 दिन बाद में, तो इसीलिए गए थे कि कहीं ना कहीं दलित जो कार्ड है वो खिलने की कोशिश यहाँ पर की जाए। और इसीलिए जो परिजन है उनके सामने पूरी सहयोग करने की बातें भी की गई है। तो बीजेपी की गुगली में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी जिस मुद्दे पर चाह रही है उस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन देती कांग्रेस दिख रही है। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री आरोप लगाते रहे दलित अत्याचार का मामला उठाते रहे, महिला अत्याचार का मामला उठाते रहे। और अब जो कांग्रेस है वो उस पर पलटवार करने के बहाने हर्षाधिपति को लेकर आई है। तो कहीं ना कहीं एक बहाना ढूंढने की कोशिश में भी कांग्रेस थी और वो ढूंढने की कोशिश कांग्रेस ने की है यहाँ पर। बीजेपी ने बहुत अच्छी पिच तो बनाकर दी है जिस पर कांग्रेस को भी बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस इशू पर चाह रही है उस इशू पर ला रही है और वो चीज़ें सुर्खियां भी बन रही हैं, डिबेट्स का पार्ट भी बन रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को किसी विषय पर ला रही है नहीं ला रही है एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस ऐसे विषय खोज रही है जो आगे जाकर के उनको किसी भी तरह से, ये जो आखिरी का पावर प्ले, अगर आप पिच और क्रिकेट से इसको रिलेट कर रहे हैं तो आखिर का जो पावर प्ले है, जो आखिर के 10-5 ओवर है, वहाँ वो फायदा दे जाए। लेकिन ये जो चीज़, ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि राजस्थान का जो दलित समाज है, कोई भी दूसरा समाज है, वो आजकल बड़ा प्रोएक्टिव है और बड़ा समझदार है। उसको पता है कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस मंतव्य से कर रहा है। तो मुझे लगता है वो समझ में सबके आ रहा है। अब नतीजे क्या होते हैं या कितना फ़ायदा मिल जाता है वो बात अलग है। आपने पावर प्ले की बात की, मैं ये बता रहा हूँ कि जो 2023 का चुनाव है वो लगभग एक T20 मैच की तरह हो चला है अब। लेकिन 24 के लिहाज से टेस्ट मैच भी पार्टियों ने बनाकर रखा है। अब मैं दूसरी खबर की तरफ जा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट मैच कैसे है, लंबी बल्लेबाजी भी हो रही है। अमित शाह जब भी आ रहे हैं
23 की तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन 24 में मोदी जी को लाएंगे कि नहीं ये भी पूछ के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से 24 पर भी निगाह बनाए हुए हैं। और इस बीच एक चर्चा 24 को लेकर चली है जालोर सांचौर में। वैभव गहलोत वहां पर काफी एक्टिव रहे और वैभव गहलोत से ओपनिंग बैटिंग भी करवा कर देख चुके हैं, फर्स्ट डाउन भी उतार कर देख चुके हैं, सेकंड डाउन भी उतार कर देख चुके हैं, ऑलराउंडर के तौर पर भी देख चुके हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स की किस्मत होती है जो उतनी ब्राइट नहीं होती जितने उनके पेरेंट्स की रही हो, क्योंकि सुनील गावस्कर के बेटे को आज कितने लोग याद करते होंगे, लेकिन सुनील गावस्कर को तो याद किया जाता है। अब चर्चाएं ये है कि जालोर सिरोही से लोकसभा चुनाव में उनको उतारा जा सकता है। क्या क्या ये इन चर्चाओं में आपको बल नजर आ रहा है? एक्टिव तो रहे वो वहां पर। जहाँ तक वैभव गहलोत का ताल्लुक है, आरसीए का एक चुनाव छोड़ दीजिए, इसके अलावा उन्होंने कोई चुनाव जीता हो, आरसीए का भी मैं एक परोक्ष चुनाव मानता हूँ, सीधा चुनाव होता नहीं है। वो तो प्लेट पर परोस कर दिया गया, प्लेट पे परोस करके सर्व कर दिया गया था, वो उन्हें मिल गया। इसके अलावा कोई चुनाव उन्होंने जीता हो ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता क्या नहीं, ऐसा है ही नहीं। वो कितने कहना चाहिए जोधपुर से बाहर निकलकर जालोर सांचौर में खुद को, जालोर सांचौर की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स है। सांचौर जालोर सिरोही जो लोकसभा सीट है वो जालोर सांचौर ना होकर जालोर सिरोही है, और सिरोही जालोर अपने आप में बिल्कुल मुख्तलिफ इलाके हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ। सिरोही जाएंगे आपको अलग तरह की कहना चाहिए पॉपुलेशन मिलेगी, जालोर में बिल्कुल अलग तरह की पॉपुलेशन मिलेगी। उन दोनों जगहों पे हाँ बिल्कुल मिजाज है, रंग अलग है, जातियों का समीकरण अलग है। इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाके खुद को फंसाना, मैं इसको फंसाना ही कहूँगा। मैं नहीं समझता कि वो खुद चाहेंगे कि वो वहाँ जाएँ। एक ऐसी स्थिति में जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देवजी पटेल विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सीट खाली होगी और देवजी पटेल वापस लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो ही इज़ ए टफ कंटेंडर। विधानसभा सीट खाली होगी तो भविष्य तो 2 जगह से बन सकता है। नहीं, विधानसभा चुनाव वैभव गहलोत लड़ें, अगर वो लड़ते हैं तो वो उस स्थिति में हो सकता है अगर कांग्रेस रिपीट कर जाती है। अगर कांग्रेस रिपीट नहीं करती है, अगर विपक्ष में बैठना है, तो मुझे नहीं लगता कि वैभव गहलोत कहीं से विधानसभा उपचुनाव लड़कर विधानसभा में ऐसी स्थिति में जाना चाहेंगे जहां पर कांग्रेस को 5 साल विपक्ष में बैठना हो। नहीं, लेकिन मेहनत तो लगानी पड़ती है। जैसे स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो अमेठी में ऐसा नहीं है कि चुनाव आए तो एक्टिव हुई थी, वो काफी लंबे वक्त तक अमेठी में एक्टिव रही और उन्होंने वहां पर अपनी जगह बनाई थी। स्मृति ईरानी शुरुआत से संघर्षशील नेता रही हैं। उनको राजनीति थाली में सजी हुई नहीं मिली, ना ही वो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है कि उनको राजनीति मिली हो। उनका कोई कहना चाहिए परिवार से कोई राजनीति। स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल दे रहा था, बहुत लंबे वक्त तक वो अमेठी में एक्टिव रही। और अगर हम वैभव गहलोत की एक्टिवनेस देखते हैं बीते कम से कम 1.5-2 सालों में, तो वो उस इलाके में नजर तो आती है। देखिए, जालोर सिरोही जो लोकसभा सीट है उसको लेकर ये कोई नया मौका नहीं है जब वैभव गहलोत जो है वो उस सीट पर जा रहे हों। आपको याद होगा स्वप्निल, 2019 का लोकसभा का चुनाव जहां पर जोधपुर से वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। उस दौर में भी चर्चाएं इस बात को लेकर थी, 2018 से चर्चाएं थी, 2017 से चर्चाएं थी कि वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा का चुनाव वैभव गहलोत कहां से लड़ सकते हैं, वो 2 सीटें चर्चाओं में खास हुआ करती थी। जालोर सिरोही की चर्चा उस वक्त में भी हुआ करती थी। दूसरी सेफ सीट कांग्रेस मानती थी वैभव गहलोत के लिहाज से टोंक सवाई माधोपुर। इन 2 सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं चलती थी वैभव गहलोत को लेकर कि इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी जालोर सिरोही की चर्चाएं चली, टोंक सवाई माधोपुर की चली, लेकिन बाद में उन्हें जोधपुर लाया गया था। हालांकि जितनी मेरी जानकारी है, जितनी लोग कांग्रेस से जुड़े हुए लोग मानते हैं, वो ना तो खुद अशोक गहलोत चाहते थे कि जोधपुर से चुनाव लड़े और ना वैभव गहलोत खुद चाहते थे कि जोधपुर से चुनाव लड़े। जोधपुर की जमानत उनकी कोई और देकर आया था और इसी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ लिया था। अच्छा राहुल, एक छोटा सा कमेंट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, जो जमानत देकर के आए थे वही टोंक से चुनाव लड़ लिया, इसमें क्या है, ये कुछ की से छुपा थोड़ी है। तो जो एक रिजर्व सीट थी वो तो चली गई। अब एक और खबर की तरफ हम जाते हैं। आज की एक ऐसी खबर रही है जिसको आप ये कह सकते हैं कि अगर खबरों की दुनिया से आप बिलोंग नहीं कर सकते हैं तो हो सकता है ये खबर आपके लिए सुषुप्तावस्था में रह गई हो, लेकिन उसे जगाना ज़रूरी है, क्योंकि चुनावों में कैंडिडेट्स उतारने की आड़ में क्या क्या होता है और किस तरह की चर्चाएं होती है। अब आप 2018 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए। माना गया कि कई निर्दलीय ज़बरदस्ती उतारे गए, कई बागी ज़बरदस्ती उतारे गए और इसमें कई तरह की बाजीगरी हुई है। उसी से जुड़ी ये खबर है। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं बलराम यादव। उन्हें कांग्रेस के टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे, उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब बलराम यादव एक सभा को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी तो गहलोत ने उतारा था। 2018 रिपीट ना, ऐसे ही एक और प्रत्याशी हैं नागौर से आने वाले, वो ये कहते हैं कि साहब मुझे आरएलपी ने टिकट नहीं दी, लेकिन मैं टिकट जो मुझे दी है वो बेनीवाल ने ही कहा है कि साहब आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहने की कोशिश करते हैं
कि मैं साहब इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे फला जी ने कहा, और ये कांग्रेस के अंदर की एक खींचतान भी दिखाता है। और दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश करता है, कई लोग नहीं होते कि मैं तो उनको जानता हूँ, वो फला जी उनको कितना जानते हैं ये बड़ी बात होती है। अब वो कहने के लिए, अपनी एक ब्रांडिंग करने के लिए इस बात को कह रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के कैंडिडेट तो है नहीं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब किसके दूध में नींबू निचोड़ेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन पर्दे के पीछे, नेपथ्य में इस तरह की चीजें होती हैं या सिर्फ चर्चाओं में रहती हैं? पर्दे के पीछे होती भी हैं। गहलोत बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है, बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है। और इस बात का द्योतक ये है कि जब 5 बसपा के उम्मीदवार जीत करके आते हैं तो वो किस तरह से कांग्रेस में शामिल होते हैं। वो वोट और वोटिंग दोनों को सबसे बेहतर समझने वाले राजनेताओं में राजस्थान में शुमार है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन है तो भी ये अतिशोक्ति नहीं होगी। फुल टाइम पॉलिटिशियन है। उन्होंने अगर किसी को खड़ा किया हो और ये अगर कोई अंदर की बात हो तो इसमें भी अतिशोक्ति नहीं हो सकती। क्या पता उन्होंने क्या सोचा और कौन सी कॉम्बिनेशन सोचे हो। अमूमन हम लोग ये डमी कैंडिडेट्स या एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये अपने आप में कि कोई निर्दलीय उतरे और फिर बोले कि मुझे तो उतारा गया और मेरे पर कार्रवाई हो गई, इस तरह के बयान या मंच पर बोले जा रहे हैं। बिल्कुल है। दूधू ही नहीं है। खंडेला, जहाँ तक मुझे जानकारी है, खंडेला भी वही था, सिरोही भी माना जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। हालांकि अब तक वो निर्दलीय प्रत्याशी खुलकर सामने नहीं आए थे, वो चुनाव जीतकर सामने आ गए थे। अभी तक ऐसा ही था। आपने बात की बसपा के 5 विधायकों की। एक बहुत इंटरेस्टिंग घटनाक्रम आज रहा है और वो रहा है उदयपुर वाटी से। इससे कई लोग ये कह रहे हैं कि फिर एक शख्स ने बसपा को दगा दिया है, और वो कैसे दिया है मैं आपको बताता हूँ। प्रत्याशी हैं संदीप सैनी। अमूमन चुनावों के बाद बसपा कांग्रेस के साथ जाती हैं, वो प्रचार करते करते कांग्रेस के साथ चले गए और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, उनका जो सरनेम है ये इसके पीछे की एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि कंट्रोवर्शियल या ऐसे ही नहीं, जाति को बीच में चुनाव में लाना नहीं चाहिए, पर गहलोत जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी माना जाता है कि वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, मूल ओबीसी है, माली समाज है। लेकिन माली समाज के कई बड़े नेताओं की गहलोत के साथ में एक कहना चाहिए वार्मथ और एक मिलनसार रवैया देखा गया, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो। समाज के स्तर पर एक कहना चाहिए दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक वही बॉन्डिंग हो सकता है यहाँ से आई हो। और कहते हैं ना, फुल टाइम पॉलिटिशियन अगर गहलोत हैं तो वो समर्थन ये इनके इन प्रकार लेकर के आ ही जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ। देखिए, यूपी की सियासत में भी मैंने देखा है बहुत लॉयल फैन बेस होता है बसपा का, मायावती का, लेकिन एक लॉयल उम्मीदवार राजस्थान में नहीं ढूंढ पाना। देखिए, वो फैन बेस राजस्थान में नहीं है, ना कभी बसपा का रहा। बसपा के जितने फिर भी जीत तो जाते हैं उनकी टिकट। जो जीत करके आते हैं फेस वैल्यू पे, आप सारे के हाँ सारे नाम देख लीजिए, वो सारे के सारे नाम फेस वैल्यू पे जीत के आते हैं। और किसी लंगड़े घोड़े पर बसपा इस चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा यकीन करती हो ऐसा भी नहीं है। वो जितने भी जीत करके आए हैं वो सारे के सारे एक से एक मजबूत और अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित लोग थे राजनीति के लिहाज से, तो वो जीत करके आते रहे हैं। बसपा को छोड़कर जाने के पीछे वजह ये रहती है कि बसपा कभी किंग मेकर नहीं बनना चाहती, या उस स्थिति में है ही नहीं, संगठन उस स्थिति में नहीं है। तो ये ज़रूर प्रॉब्लम रही है बसपा के साथ में, और उसको दगा दिया जाना ये एक ऐसा भी नहीं रहा है कि राजस्थान में जो दगा देगा वो कभी वापस बसपा में नहीं आ सकता या उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जानता हूं बसपा की बहुत लंबे समय से ये कोशिश रही है कि एक्सटेंड किया जाए अपने रोल को राजस्थान में डीप तक, लेकिन मायावती भी आती हैं तो 2-3 सभा 4 सभा उससे ज़्यादा नहीं, वो उतना फोकस में भी बसपा शायद राजस्थान को नहीं रखती है। आप देखिए, बसपा उन पार्टियों में से एक है जो राष्ट्रीय पार्टी से रीजनल पार्टी हो गई है। बसपा फैलने की जगह सिकुड़ी है। यूपी में भी बसपा बहुत बुरी तरह से सिकुड़ी है, और इसके पीछे का कारण ये है कि बीजेपी ने वो स्कोप नहीं छोड़ा बसपा की राजनीति का। और कई लोग ये भी कहते हैं, अंदर खाने सुर्खियों से आगे बात ये भी है कि केंद्र ने कई फाइलें बसपा के जो है वो दबा कर रखी है, और इस कारण से बसपा उतनी वोकल नहीं है जितनी कि एक समय पे दिखाई देती थी। ईडी, सीबीआई वगैरह सारे, वो बिल्कुल हो सकता है। अब एक कुछ बयान जो चर्चाओं में आ जाते हैं, ऐसा ही एक बयान अब चर्चाओं में रहा है। अब भाजपा के प्रत्याशी हैं शुभकरण चौधरी, वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस गांव में जितने वोट मिले उतना ही काम होगा। क्या ये वो एग्रेशन है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है? ये तो एक तरह से धमकी नजर आती है। धमकी क्या है? आप ये शुभकरण चौधरी को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं वो किस तरह की राजनीति किया करते हैं, या वो किस तरह की राजनीति पसंद करते हैं, या उनको किस तरह की राजनीति करते हुए लोग पसंद करते हैं।
शुभकरण चौधरी मस्कुलर राजनीति करना पसंद करते हैं। उस इलाके की ज़रूरत भी मस्कुलर राजनीति की रही है, वो इलाका भी ऐसा ही है जहाँ मस्कुलर राजनीति होती रही है। शुभकरण चौधरी ने जो कुछ कहा है वो अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए कहा है। ये धमकी से ज़्यादा अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाना समझ लीजिए। उस इलाके की राजनीति मैंने जब तक देखी है, और शुभकरण चौधरी को जितना मैं जानता हूँ, वो इसी तरह की राजनीति करेंगे और इस तरह के बयान। लेकिन कौन कहता है इस तरह से कि जितने वोट मिलेंगे उतने ही काम करवाएंगे? कई राजनेता ऐसे रहे हैं। आप महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी विशेष को ले लीजिए, वहाँ पे इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं तो बहुत तालियां बजती हैं, उनकी फेस वैल्यू उतनी बढ़ती है। आप इस इलाके को उसी से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ के राजनेता जितने वोकल होते हैं और जितने खड़े होते हैं और जितने तीखे होते हैं, लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं। हो सकता है खबरों की आपाधापी में एक खबर आपने मिस कर दी हो। मैं उस खबर पर बात करना चाहता हूं। लाल डायरी वाला प्रकरण तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एक और लाल डायरी का उल्लेख आया है आज राजस्थान की सियासत में, और उस दूसरी लाल डायरी को लेकर बीजेपी ने कमेंट किया है कांग्रेस पर, और वो कमेंट ये किया है कि न जाने आला कमान की ऐसी कौन सी डायरी है कि मुख्यमंत्री गहलोत जो चाहते हैं वो मनवा लाते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई लाल डायरी तो नहीं है। मेरे ख्याल से उनका काम और जिस तरह की टैक्टिक्स वो बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं सीएम गहलोत, वो है कि आला कमान को कैसे मनाना है और अपने पॉइंट्स को कैसे पुटअप करना है। अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटर हो तो वो जिस तरह से इफेक्टिवली अपनी बात रखता है वो रख ले जाता है। गहलोत वो पावर है जिसने ये बता दिया कि राजनीति को किस धारा से मोड़ा जा सकता है। गहलोत वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस आला कमान को लेकर जो एक नज़रिया था वो पूरे देश में बदल कर रख दिया। गहलोत इतने हार्ड पॉलिटिशियन है जिनके सामने इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं, जिस कहना चाहिए जिनके सामने आला कमान झुका हो, चाहे वो ये बताएं नहीं कि उनकी कमर झुक गई है, लेकिन ये साबित ज़रूर गहलोत ने कर दिया कि आला कमान झुका ज़रूर है। तो गहलोत उस तरह के नेता हैं, और इस वक्त राजस्थान में गहलोत अगर आला कमान चाहे न चाहे, लेकिन गहलोत के बिना कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस गहलोत से है, और गहलोत कांग्रेस को पूरी तरह से लीड करते हैं। उनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता, आला कमान भी चाहे तो भी नहीं। उनकी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से आला कमान उनके सामने झुकना भी पसंद करेगा। ऐसी कोई लाल डायरी अशोक गहलोत के पास नहीं होगी कि उस लाल डायरी की वजह से आला कमान झुक रहा है। नहीं, वो कम से कम मैं ये चीज़ तो कह सकता हूँ कि कोई ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन वक्त की नज़ाकत है, और कहना चाहिए लोगों का जितना साथ है गहलोत के साथ में, और पॉलिटिक्स को जितनी समझने की समझ गहलोत के अंदर है, सिर्फ यहीं की नहीं, जिस जगह की पकड़ा दें, जिस जगह की पकड़ा दीजिए। हाँ, वो होमवर्क भी करते हैं और वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करना जानते हैं। बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। लोग चाहे उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके पॉलिटिक्स को कोई ये नहीं कह सकता कि वो पॉलिटिक्स करना नहीं जानते हैं। तो वो मंझे हुए पॉलिटिशियन है, उनको पता है कब कौन सी लव यू कैन हेट बट यू कैन नॉट नॉट इग्नोर। आप गहलोत को इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है। एक छोटा सा कमेंट मैं दीपक आपसे ले रहा हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनने को आया। मैं पिन पॉइंट नहीं कर पाया वो शख्स कौन है, लेकिन भीड़ में से एक चेहरे ने निकलकर किसी चैनल के माइक पर ये बोला कि बीजेपी जीत रही है लेकिन गहलोत हार नहीं रहे, गहलोत हारते दिख नहीं रहे। इसका मतलब है कि मुकाबला कड़ा है। देखिए, इस बार मुकाबला कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि कड़ा इसलिए है क्योंकि अमूमन आपने पिछले चुनाव में देखोगे कांग्रेस भी उस तरीके से मानती नहीं थी कि हम बराबरी के अंदर हैं या फाइट के अंदर हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने कुछ गारंटियां या जो स्कीम जो कांग्रेस लेकर आई है, उससे कांग्रेस को लगता है कि हम शहर में ना सही लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजबूत स्थिति में है, और इस बार बीजेपी को हम टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मुकाबला कड़ा है, और आप भी अपना दिल कड़ा कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि राहुल ने कहा था पावर प्ले चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, और उनके पीछे क्या कुछ होगा वो बताने के लिए तो हम तैयार हैं ही। फिर मुलाकात होगी सुर्खियों से आगे में। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, राजस्थान वो मॉडल बना है देश का, मेरे ख्याल से विश्व